वेलकम टू डीयू की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स है उसका थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम डिटेल में सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर यूनिट थर्ड का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर अब हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो हमें 3 टॉपिक्स मेनली कवर करने हैं। पहला है रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस, एंड सेकेंड पार्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जिसमें हमारे आर्टिकल 51A के अंदर जितने भी ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं उन पर चर्चा करनी है। उसके बाद है हमारा लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जुडिशियल अप्रोच। ठीक है, पीडीएफ के अंदर भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी प्लेलिस्ट की, इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम चैनल के भी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर हमारा रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस। यानी कि राइटियसनेस का मतलब होता है यार धार्मिकता। तो जो धार्मिकता की प्राचीन भारतीय धारणाएं रही हैं उन पर हमें चिंतन करना है इसके अंदर, इस पर हम बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि एंशिएंट इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ दैट हैव बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी प्राचीन भारत में हमारे यहाँ एथिकल और मोरल वैल्यूज़ की यानी नैतिक मूल्यों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जो कि हमें जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। ठीक है, द नोशंस ऑफ राइटियसनेस, जस्टिस एंड मोरालिटी वर डीपली इनग्रेन्ड इन द सोशल फैब्रिक ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। यानी जिसे हम धार्मिकता बोलते हैं या धर्म कर्म के जो काम होते हैं जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, और नैतिकता यानी मोरालिटी, मोरालिटी की जो धारणाएं रही है प्राचीन भारतीय समाज में अपनी गहराई तक समाई हुई है। द नोशंस ऑफ राइटियसनेस, जस्टिस एंड मोरालिटी वर डीपली इनग्रेन्ड इन द सोशल फैब्रिक ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। समझ में गहराई से अपनी सामाजिक दर्जा को बनाए हुए हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटियसनेस और धर्म वॉज क्लोजली रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ ड्यूटी एंड सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी। यानी जो धर्म या धार्मिकता जिसे हम बोलते हैं उसकी जो अवधारणा है वो कर्तव्य और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा के विचार से निकटता से संबंधित है। यानी जो कॉन्सेप्ट है राइटियसनेस का वो धर्म के कार्यों से संबंधित है और एक ऐसा आइडिया बनाता है जो कि जो कि एक सेल्फलेस सर्विस सोसाइटी के अंदर जिसे हम मानते हैं ना, धर्म कर्म के काम को हम सेल्फलेस सर्विस ही तो कंसिडर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। पहला है द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच एज वेदास एंड उपनिषद्स एंड द भगवद गीता प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस। यानी जो हमारे पुराने टेक्स्ट रहे हैं वेदास, उपनिषद्स और भगवद गीता, ये हमारे धर्म कर्म के कार्यों की जो धारणाएं रही हैं वो प्राचीन भारतीय धारणाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, वेदास आर द ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म एंड एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडिंग अ लाइफ गाइडेड बाय मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। वेदास जो है हमारे यानी जो हमारे वेद है वो हिंदुइज्म के अंदर एक हम सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक मानते हैं और ये हमारे नैतिकता के सिद्धांतों को निर्देशित करता है, उनके महत्व पर जोर देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे उपनिषद जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट फॉर्म अ बेसिस ऑफ हिंदू फिलॉसफी एंड प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी एंड ह्यूमन कंडीशंस। तो उपनिषद ग्रंथों का एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, जिसके अंदर हम जिसके आधार पर एक हिंदू दर्शन की रचना करते हैं, जो कि वास्तविकता की प्रकृति और मानव जो इंसान की स्थिति है वो हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन। ठीक, उसके बाद हमारी भगवद गीता। भगवद गीता क्या है हमारी, आप सभी को पता ही है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जिसे हम सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क्स में से मानते हैं एक हिंदू लिटरेचर के अंदर। पर जो हमारी भगवद गीता है वो क्या एम्फेसाइज करती है, किस चीज़ पर जोर देती है, फुलफिलिंग वंस ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड और परमिशन। यानी बिना किसी से कोई इच्छा, बिना किसी के कोई ड्यूटी की कोई एक्सपेक्टेशन या रिवार्ड बिना एक्सपेक्ट किए ऐसे कार्यों को करने में हमें जोर देती है, अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हियर आर द सम पॉइंट्स दैट रिफ्लेक्ट, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे
प्राचीन भारतीय धारणाओं को, एंशियंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस, किसकी, धार्मिकता की। ठीक है, पहला है धर्म। तो धर्म जो है एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इंडियन एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ में। इट रेफर्स टू द वंस ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स सोसाइटी, फैमिली एंड वनसेल्फ। यानी ये जो है एक नैतिक मूल्य, जिम्मेदारियां जो हैं और समाज, परिवार और स्वयं के प्रति जो दायित्व हैं उनको संदर्भित करता है धर्म। धर्म इज अ फाउंडेशन ऑफ राइटियसनेस एंड इट encompasses various aspects of life including morality, ड्यूटी, जस्टिस एंड कंपैशन। और धर्म जो है एक फाउंडेशन है राइटियसनेस का, यानी धार्मिकता का। जाहिर सी बात है, धार्मिकता की बात कर रहे हैं तो धर्म उसके फाउंडेशन स्टेज ही होगी। और इट इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को शामिल करता है, इंक्लूडिंग मोरालिटी, ड्यूटी, जस्टिस एंड कंपैशन। ठीक है, उसके बाद है हमारा कर्म। कर्म इज अनदर Karma is another important concept of ancient Indian philosophy. It refers to the law of cause and effect। यानी कर्मा जो है हमारा वो कारण और प्रभाव के नियम को संदर्भित करता है, यानी जहाँ पर हर क्रिया का एक परिणाम होता है ना, उसी को हम कर्मा बोलते हैं। वेयर एवरी एक्शन हैज़ एन कॉन्सिक्वेंस। इन अदर वर्ड्स, वंस डीड्स डिटरमाइंस वंस डेस्टिनी। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी के कर्म ही उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। कर्मा इज क्लोजली लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ राइटियसनेस बिकॉज वंस एक्शंस मस्ट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा टू अचीव पॉजिटिव कर्मा। और जो कर्मा है वो क्लोजली लिंक्ड है हमारे राइटियसनेस के आइडिया से, क्योंकि किसी के जो एक्शंस होंगे, किसी के जो कर्म होंगे, जो वो कर रहा होगा, वो मस्ट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा। वो हमारे धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनसे मैच होना चाहिए। जो धर्म हमारे बोलते हैं वैसे ही कर्म करना चाहिए टू अचीव पॉजिटिव कर्म, एक जो पॉजिटिव कर्म को, सकारात्मक कर्म को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा अहिंसा। अहिंसा और नॉन वायलेंस जिसे हम बोलते हैं, इट इज़ अ कोर वैल्यू इन इंडियन फिलोसफी। इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स। यानी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल, यानी हिंसा नहीं करनी है हमें, सभी लिविंग बींग्स के लिए है ये। एंड अहिंसा इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस बट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू मेंटल एंड इमोशनल वायलेंस। यानी अहिंसा का अर्थ सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही नहीं है, बल्कि यानी कि शारीरिक हिंसा ही नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक हिंसा पर भी जोर देता है। ठीक है, जो हिंसा, अहिंसा का कॉन्सेप्ट है हमारा, इट इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ राइटियसनेस एंड इट प्रमोट्स हार्मनी, पीस एंड कंपेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा राइटियसनेस का, धार्मिकता का। और ये क्या प्रमोट करता है, हार्मनी, पीस एंड कंपेशन, यानी पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सत्य। सत्य यानी सत्य और ट्रुथफुलनेस is another essential value in ancient Indian philosophy. It refers to the principle of seeking the truth and living an honest life। यानी सत्य बोलना और एक ईमानदारी पूर्ण जीवन जीने की कॉन्सेप्ट को ये बताता है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू द राइटियसनेस एंड इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। और ये क्या प्रमोट करता है, जो हमारा सत्य का कॉन्सेप्ट है धार्मिकता के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी बनाता है, यानी पारदर्शिता, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, और इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है करुणा। ठीक है, तो कंपैशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस। महत्वपूर्ण एक जो है हमारा पहलू है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स एंड शो काइंडनेस, मर्सी टुवर्ड्स देम। यानी कि दूसरे के साथ सहानुभूति रखने और उनके ऊपर दया दिखाने की क्षमता को संदर्भित करता है। कंपैशन इज अ की प्रिंसिपल ऑफ धर्मा एंड इज क्लोजली लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ अहिंसा। और जो कंपैशन का प्रिंसिपल है हमारा, यानी जो करुणा है, वो धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, ताकि ये विचार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब है उसके बाद, ये तो हो गया हमारा एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस, यानी धार्मिकता के ऊपर जो हमारे एंशिएंट इंडियन जो टेक्स्ट से वो क्या कहते हैं और क्या क्या चीज़ें, प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं इनसे। अब है हमारा ड्यूटी कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कर्तव्य चेतना। ड्यूटी कॉन्शियसनेस के अंदर क्या है, इन करंट टाइम्स अगर हम आज की बात करें तो देयर इज़ अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज ओवर राइट्स बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली। आज की डेट में जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एम्फेसिस वी डू मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज़। हम ड्यूटीज़ को ज़्यादा जोर देते हैं राइट्स के लिए बदले। ठीक है, चाहे वो इंडिया की बात करें या ग्लोबली।
ड्यूटी कॉन्शियसनेस इज एम्बेडेड इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी जो कर्तव्य चेतना है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सन्निहित इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में एम्बेडेड है। ठीक। In India, individuals tends to have an inherent sense of duty consciousness where they naturally fulfill their social responsibility as if it is a duty। यानी भारत के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल की अगर बात करें तो वो उसके अंदर जो है इनहेरेंट सेंस होता है ड्यूटी कॉन्शियसनेस का, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने का नेचुरल तरीके से, नेचुरली वो उसके अंदर एक सेंस होता है हमारे इंडिया में फुलफिल अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने का, और वो उसे एक अपनी ड्यूटी मानता है। ठीक है, अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको एक स्वाभाविक रूप से अपना कर्तव्य मानता है। ठीक है। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, डिटेल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ किंग्स एंड सब्जेक्ट्स। जो हमारे ग्रंथ हैं वो राजा और प्रजा दोनों के उत्तरदायित्व जो है उनका विवरण करते हैं, डिटेल्स देते हो। ठीक। करंटली देयर इज़ अ नीड टू स्ट्रेंथन द सेंस ऑफ ड्यूटी कॉन्शियसनेस। आज की डेट में ड्यूटी कॉन्शियसनेस को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दिस डेवलपमेंट शुड गो हैंड इन हैंड विद कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। और ये जो डेवलपमेंट है ये हमें संवैधानिक मानदंडों के साथ साथ चलना चाहिए। ये विकास हमें संविधान के अनुसार होने चाहिए। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज ड्रिवन बाई अ सेंस ऑफ ड्यूटी टू द नेशन। जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था वो भी राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना से जुड़ा हुआ था। ठीक है। पीपल वर विलिंग टू मेक सिग्निफिकेंट सेक्रीफाइसेस फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। और जो भारत के हमारे लोग थे वो कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, राष्ट्र की अच्छाई के लिए अपने बलिदान देने को तैयार रहते थे। तो इसकी वजह से क्या था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कोई ज़रूरत नहीं फील की कि हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, क्योंकि तब तो लोग अपनी ड्यूटीज़ को खुद ही फुलफिल कर रहे थे। बाहर कोई आगे आ जा रहा था कि हमें राष्ट्र के लिए बलिदान देना है, हम देश की सेवा करेंगे, है ना। तो तब ये चीज़ें नहीं थी। बाद में क्या हुआ कि एक्सपीरियंसेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद के जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे और हमने अदर नेशंस को स्टडी की तो क्या मिला, इट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमने, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस वक्त, तो उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई, स्वर्ण सिंह कमीशन, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सजेस्ट किया, जिन्होंने उनका उस कमेटी ने इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को। ठीक है। तो जो स्वर्ण सिंह की कमेटी थी उनकी जो रिकमेंडेशंस थी इनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के, तो उन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ सुझाए कि ये चीज़ें होनी चाहिए। उसमें से ये सारी चीज़ें, रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अपहोल्डिंग नेशनल सोवरेनिटी, प्रमोटिंग यूनिटी, डिफेंडिंग द कंट्री, रेस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बीइंग रेडी फॉर मिलिट्री सर्विस इफ रिक्वायर्ड, abstaining from communalism and violence, protecting public property and paying taxes, promoting social and economic justice। तो ये सारे उनके सुझाए गए मौलिक कर्तव्य थे। इन चीज़ों की सिफारिश उन्होंने की थी। ठीक। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ये सारे जो हमारी ड्यूटीज़ हैं क्या क्या हुई। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी वो हमारी आर्टिकल 51 में रखी गई हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा वो यही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर आर्टिकल 51A, यानी उसके अंदर ए से के तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो क्या है, उसकी बेसिक सी डेफिनेशन देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रेफर्स टू अ सेट ऑफ मोरल ऑब्लिगेशंस व्हिच एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो एक सेट ऑफ मोरल ऑब्लिगेशंस है, यानी नैतिक दायित्व है जिनको हर सिटीज़न से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फुलफ़िल कर रहे होंगे इन सभी को, ताकि सोसाइटी का ओवरऑल वेलफेयर हो सके और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर पार्ट 4A में, यानी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट अंडर पार्ट 4A। उसके बाद एक और ऐड की गई जो कि हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसकी वजह से एक एडिशनल फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। तो कितने हो गए फिर हमारे
आर्टिकल 51A के अंदर 11 ड्यूटीज़ हो गई, ठीक। अब वो 11 ड्यूटीज़ क्या क्या है हमारी, उनको हमें पढ़ना है। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिस्टेड इन आर्टिकल 51A विच आर एज फॉलोज, जो कि ये जा रही है। टू अवॉइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी संविधान का पालन करना है, उनके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इनका सम्मान करना है, ठीक है। अगली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्श जो हैं हमारे, उनको संजोना है, उनका पालन करना है, ठीक है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़, महान आदर्श जो है हमारे, संजोना है और पालन करना है। सी पॉइंट है, यानी थर्ड ड्यूटी है हमारी की टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है और उसकी रक्षा करनी है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, और देश की रक्षा करनी है, और अगर ऐसा करने के लिए अगर आपको कभी बुलाया जाता है राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए, तो आपको जाना है, ठीक है। नेशनल सर्विस में जब भी आपको बुलाया जाए कंट्री को डिफेंड करने के लिए, तो आपको आगे आना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। उसके बाद ई है हमारा टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people in India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities. It renounces practice derogatory to the dignity of women, यानी भारत के सभी लोगों के बीच हमें धार्मिक, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर जो विविधताएं हैं उन और सामान्य भाईचारा की जो भावना है उसको बढ़ावा देना है। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करना है, ठीक है। अब उसके बाद अगला है हमारा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी हमारी संस्कृति की जो समृद्ध विरासत है उसको हमें रक्षा करनी है, उसको हमें प्रिजर्व करना है और उसको महत्व देना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक। उसके बाद है टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife and have compassion for living creatures, और वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट्स को, रिवर्स को, इन सभी को हमें प्रोटेक्ट करना है और लिविंग जो क्रिएचर्स हैं उनके लिए हमें कंपैशन रखनी है, यानी उनके प्रति दया का भाव रखना है। एच पॉइंट है हमारा टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, साइंटिफिक टेम्पर को, यानी वैज्ञानिक सोच, मानवता, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और पूछताछ और सुधार की भावना को विकसित करना है, ठीक। उसके बाद अगली ड्यूटी है हमारी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, यानी जो सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी रक्षा करनी है और हिंसा को समाप्त करना है, एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। उसके बाद हमारा टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडिवर एंड अचीवमेंट्स, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है ताकि राष्ट्र लगातार उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके, यानी टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस, ताकि हमारा नेशन लगातार ग्रोथ करे और बढ़े, कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडिवर एंड अचीवमेंट, और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके, ठीक। ये हमारी ड्यूटी बनती है। इसके बाद है हमारा के पॉइंट टू प्रोवाइड opportunities for education to children between the ages of 6 to 14 years, हमें जो 6 से लेके 14 ईयर्स तक की एज के जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है। उसके बाद है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चों के प्रति अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी ड्यूटीज़, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी वो ये सारी हैं। ठीक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद फिर है हमारा अगला टॉपिक लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जुडिशियल अप्रोच, यानी इनका लीगल स्टेटस क्या है, इनकी कानूनी स्थिति क्या है, न्यायिक दृष्टिकोण की बात करें अगर हम तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर क्या है इस पर हमें बात करनी है। तो देखते हैं क्या है इसका जुडिशियल अप्रोच। द लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया इज़ अ टॉपिक ऑफ डिबेट। इनिशियली द जुडिशरी took a hands-off approach, considering fundamental duties as mere moral obligations that citizens should follow। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो लीगल स्टेटस है वो हमारे इंडिया के अंदर एक डिबेट का टॉपिक रहा है। इनिशियली हमारे जुडिशरी ने जो न्यायपालिका है हमारी उसने मौलिक कर्तव्य जो हमारे वो हमारे नैतिक दायित्वों के रूप में स्वीकार किया था, जिसके तहत कहा जाता था कि नागरिकों को इनका पालन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में अगर हम बात करें, हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर प्रोएक्टिव अप्रोच। एक सक्रिय दृष्टिकोण की ओर बदलाव आया है कुछ पिछले हाल के वर्षों में। तो इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट मेयर मोरल ऑब्लिगेशंस बट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो सिर्फ नैतिक दायित्व ही नहीं है बल्कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के इक्वली ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, राइट्स तो हर कोई चाहता है पर ड्यूटी कोई नहीं फॉलो करना चाहता है ना, ऐसा ही तो होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा। इसमें अब हम कुछ केसेस की चर्चा कर रहे होंगे। पहला केस है हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके अंदर क्या हुआ कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट द स्टेट कैन टेक मेजर्स टू इंश्योर दैट सिटीजन्स एडहेयर टू दीज ड्यूटीज़। यानी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एक अभिन्न अंग हैं और स्टेट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो इन कर्तव्यों का पालन करें। यानी जब यहाँ मैं स्टेट बोलता हूँ तो स्टेट का मतलब यहाँ हमारा नेशन से, राष्ट्र से, ठीक है, इंडिया से है। ठीक है, ये हमारा एक केस हो गया। दूसरा केस है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। इसमें राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट को लेकर कोई डिसीजन था, इन जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि है पर्यावरण की रक्षा करना, यानी हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहे, हम कहीं भी जाएं, कहीं पे जाएं तो हमें साफ़ सफाई मिले, है ना, एक स्वच्छ पर्यावरण हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो अधिकार है ये एक ड्यूटी से भी जुड़ा हुआ है जो कि पर्यावरण की रक्षा करना, यानी पर्यावरण की रक्षा करने की जो ड्यूटी है ये ड्यूटी हमारी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की राइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो द कोर्ट emphasized that citizens have a duty to protect the environment and that the state can take measures to ensure that this duty is fulfilled। यानी कोर्ट ने emphasize किया कि सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और स्टेट जो है कदम उठा सकता है ताकि ये ड्यूटीज़ फुलफिल करी जा रही हो नागरिकों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक और केस है हमारा, थर्ड केस, जो कि है सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट सोनली मोरल ऑब्लिगेशन बट ऑल्सो हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यानी मौलिक कर्तव्य हैं, ये सिर्फ नैतिक दायित्व ही नहीं है, सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशंस ही नहीं है, बल्कि इसके कानूनी परिणाम भी हैं, यानी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। क्या है वो कॉन्सिक्वेंसेस? द कोर्ट डिटरमाइंड दैट इफ अ सिटीजन फेल्स टू फुलफिल देयर फंडामेंटल ड्यूटीज इट वुड रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस एंड दे कुड फेस लीगल एक्शंस। यानी कोर्ट ने ये कहा कि अगर सिटीजन अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करता है, उल्लंघन करता है उनका, तो क्या होगा कि जो if it would result in a breach of their obligations and they could face legal actions।
तो क्या होगा कि वो परिणाम उनके दायित्वों का उल्लंघन कर रहा होगा और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप को कोई ड्यूटी इतनी सारी निर्धारित करी गई है, अगर आप कम से कम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो कम से कम उल्लंघन ना करिए उन चीज़ों का, है ना। जैसे हमें एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पहुंच के खूब सारा गंदगी फैलाओ, सबका उल्लंघन ही करो, है ना। इंडिया के नेशनल फ्लैग की हमें जो है एक ड्यूटी बनती है कि रेस्पेक्ट करनी है। तो अगर रेस्पेक्ट, अगर आपकी अपनी सोच है, कुछ अगर नहीं कर सकते हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए, तो कम से कम उसका अपमान ना करें, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है। In conclusion, the legal status of fundamental duties in India has evolved over the years. लीगल स्टेटस हमने देखा कि पिछले सालों में इवॉल्व हुआ है। While they are still non-justiciable in nature, judiciary has taken a more proactive approach towards their enforcement. जबकि वो अभी भी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, यानी अदालतों के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, यानी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता इन राइट्स को लेकर और ड्यूटीज़ को लेकर के। लेकिन जुडिशरी ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच इनके इन्फोर्समेंट के लिए अपनाया है पिछले कुछ सालों के अंदर। अब इसके बाद हमारा एक और सब टॉपिक है इसके अंदर, शुड इट बी जस्टिसिएबल, यानी कि क्या इसे जस्टिसिएबल बनाना चाहिए, यानी न्याय संगत बनाना चाहिए, लीगल किया जाना चाहिए हमारी ड्यूटीज़ को। जितना कि हमारे राइट्स को दर्जा दिया जाता है उतनी ही ड्यूटीज़ को भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं, है ना। दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसके जस्टिसिएबल बनाने के, आर्गूमेंट्स फॉर इट एंड आर्गूमेंट्स अगेंस्ट इट। तो आपकी जो सोच हो उसके हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हैं। इसमें हमने बेसिकली 4 पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। तो क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट है, मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसिएबल कुड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। यानी अगर इसे जस्टिसिएबल बना दिया जाएगा तो क्या होगा कि मेकिंग इट जस्टिसिएबल कुड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही को बढ़ा सकती है और दायित्वों के प्रति दायित्वों की जो पूर्ति है वो सुनिश्चित होगी। यानी अगर इसे कोर्ट के द्वारा जस्टिसिएबल बना दिया गया तो सब लोग, जैसे कि राइट्स के लिए सब पहुंच जाते हैं तुरंत कोर्ट, ऐसे ही इनका भी उल्लंघन होगा, एक नियम कानून बन जाएगा तो सभी लोग फॉलो करेंगे, है ना। तो उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट कि इट कुड प्रोवाइड अ लीगल मैकेनिज्म फॉर द स्टेट टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए राज्य को एक कानूनी तंत्र यानी लीगल मैकेनिज्म एक प्रदान करेगा अगर इसे जस्टिसिएबल बना दिया गया तो, है ना। लॉज बन जाएंगे, फिर इससे रिलेटेड कानून बनेंगे कि अगर आपने ड्यूटीज़ के उल्लंघन किए तो आपको इतनी सारी सज़ा मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ें हो गई अगर इसे जस्टिसिएबल बना दिया गया। अब इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स देखेंगे हम। इसमें अगला पॉइंट है कि हाउएवर इट कुड इन्फ्रिंज ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड लीड टू एन इंक्रीज्ड बर्डन ऑन द जुडिशियल सिस्टम। अगर इसे लीगलाइज कर दिया गया तो क्या होगा कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है हमारी चॉइस की वो इन्फ्रिंज हो जाएगी, है ना। जो हमारी पर्सनल लिबर्टी फ्रीडम है, जो हमारी पसंद है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। और जो न्यायिक प्रणाली है हमारी और जुडिशियल सिस्टम है इसके ऊपर भी बर्डन आ जाएगा, है ना। वैसे ही अभी इतने सारे राइट्स हैं, राइट्स का उल्लंघन हो जाता है, इतने सारे केसेस चलते रहते हैं कोर्ट्स के अंदर, ऊपर से इन ड्यूटीज़ को भी जस्टिसिएबल बना दिया जाएगा तो, है ना, कौन इतना ड्यूटीज़ को फॉलो ही कर रहा है अभी, है ना। अगर इसे भी जस्टिसिएबल बना दिया जाएगा तो जुडिशियल सिस्टम के अंदर और ज़्यादा बर्डन इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत सारी और केसेस आ जाएंगे, है ना, लॉज जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे लोग, और हमारी इससे फ्रीडम भी इन्फ्रिंज हो जाएगी। यानी हमारी जो इच्छा है, अपनी सोच है, उसके अकॉर्डिंग जो हम ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं फिर वो ज़बरदस्ती के रूप में हमसे फॉलो करवाया जाने लगेगा अगर जस्टिसिएबल बना दिया गया तो। एंड it would give it would give the state excessive power to interfere in the personal lives of the citizen and impose obligations on them। और इसकी वजह से क्या होगा कि राज्य को एक पावर मिल जाएगी नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में यानी पर्सनल लाइव्स में हस्तक्षेप करने की, और उन पर दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ऑब्लिगेशंस को थोपने का थोपने का अधिकार मिल जाएगा, स्टेट को पावर मिल जाएगी, है ना। तो ये हो गया अगर इसे जस्टिसिएबल बनाया जाए तो। यही सारा था हमारा टॉपिक्स, सिलेबस के अंदर जो भी थी सारा हमने कवर कर लिया है ना।
कुछ भी इससे बाहर का नहीं आने वाला है। आप नोट्स पढ़ेंगे डाउनलोड करके तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं हमारे इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं जो कि हमारे पूछे गए हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ राइटियसनेस। अभी मैंने पढ़ाया आपको ऊपर आर्टिकल 51A2 के, इसमें शॉर्ट नोट लिखना था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। उसके बाद हमारा शॉर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ बी जस्टिस ये विल डिस्कस, ये अभी अभी पढ़ा आपने ऊपर। एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनस इन इंडिया, व्हाट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी, एक्जामिन इन द वे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन ड्यूटीज़। ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं ऊपर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। पीडीएफ के अंदर भी लिंक एम्बेड कर दी गई है। यहाँ पे आपको लेक्चर एंड नोट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और इधर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो हियर वी केम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। Thank you, have a nice day. If you have any suggestions, please leave it in the comment box.